ऑनलाइन क्लासेज में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, अपना छठा चैप्टर चल रहा था, उसमें आज लास्ट जो रोग है वो बचा है, जिसका नाम कपास का जीवाणु अंगमारी रोग है। ध्यान रखना है बच्चों, इसको कोणीय पत्ती धब्बा रोग या काली भुजा रोग के नाम से भी जाना जाता है। अब बात आती है बच्चों इसके लक्षणों की। इसके जो लक्षण हैं, जड़ को छोड़कर जो पौधा होता है उसका जो जड़ भाग होता है उसको छोड़कर शेष पादप के जितने भी भाग होते हैं उन सभी पर दिखाई देता है, सभी पर इस रोग का प्रभाव होता है। तो बताया जाता है, किसी के लक्षणों के बारे में हम पढ़ते हैं तो लक्षणों को 4 अवस्थाओं में बांटा गया है, जिसमें पहला है नवजात पादप अंगमारी, दूसरा है कोणीय अंगमारी, तीसरा है काली भुजा अवस्था, तीसरा है डोडा या बोल सड़न अवस्था। ध्यान रखना है बच्चों, पहला है नवजात पादप अंगमारी। जब हम बीज को बोते हैं तो वह बीज जब अंकुरित होता है तो बताया जाता है कि उसमें बीज पत्र आते हैं। तो बीज पत्रों पर देखा जाता है कि उन पर जलासिक धब्बे बन जाते हैं, जल की कमी सी दिखाई देती है। ये धब्बे बाद में बड़े हो जाते हैं और भूरे रंग से ये काले रंग में बदल जाते हैं। और बताया जाता है कि बाद में जब पौधों के अंदर पत्तियां बनने लग जाती हैं तो उन पत्तियों पर भी ये धब्बे फैल जाते हैं और धीरे धीरे पौधा मुरझाने लग जाता है। दूसरा है बच्चों कोणीय अंगमारी रोग। इसमें पत्तियों पर बताया जाता है कि पत्तियों पर जलासिक धब्बे प्रकट होते हैं, जो कि कोणीय आकृति के रूप में होते हैं, इसलिए इसको कोणीय अंगमारी के नाम से भी जाना जाता है। ये धब्बे भी बाद में भूरे रंग से काले रंग में बदल जाते हैं। अगला है बच्चों काली भुजा अवस्था। इसमें ध्यान रखना है आपको, जब पौधा बड़ा हो जाता है उसमें शाखाएं बनने लग जाती हैं, पूरा तना विकसित हो जाता है, तो उस पर भूरे से काले रंग के रेखीय धसे हुए धब्बे प्रकट होते हैं। और बताया जाता है कि ये जो धब्बे होते हैं, ये जो शाखाएं और तना होता है उसके चारों तरफ एक घेरा बनाकर व्यवस्थित होते हैं। और बताया जाता है कि धीरे धीरे पौधे की पत्तियां हैं जो सड़ जाती हैं और सड़ने लग जाती है, तो उसके साथ साथ तेज हवा जब चलती है तो उसके साथ साथ वो झड़ भी जाती हैं, मतलब मुख्य पादप से अलग भी हो जाती हैं। और देखा जाता है कि जो स्वस्थ पौधा होता है उसकी जो टहनियाँ और शाखाएं होती हैं वो सूखी सूखी सी दिखाई देती हैं, इसलिए इसको सूखकर काली भी पड़ जाती हैं, इसलिए इसको काली भुजा अवस्था के नाम से जाना जाता है। चौथा है बच्चों डोडा या बोल सड़न अवस्था। जब पौधा पूरी तरह से विकसित हो जाता है तो बताया जाता है बच्चों उसमें बोल या डोडा बन जाता है। तो उस डोडे पर देखा जाता है कि उस पर भी जलासिक धब्बे बन जाते हैं। ये गहरे भूरे रंग से काले रंग के धब्बे में परिवर्तित हो जाते हैं और धीरे धीरे उसकी गहराई की ओर बढ़ने लग जाते हैं। डोडा की गहराई की जो होती है उसकी ओर बढ़ने लग जाते हैं। और बताया जाता है कि जो रेशा होता है उसको भी एक तरह से खराब कर देते हैं और गहराई में प्रवेश करने के बाद जो डोडा है, जिसको हम एक तरह से बोल कह रहे हैं, वो बोल धीरे धीरे सड़ने लग जाती है, इसलिए इसको बोल सड़न अवस्था के नाम से जाना जाता है।
अब बात आती है बच्चों इसके रोगजनक की। हमने पहले भी बताया था कि प्रत्येक रोग का कोई ना कोई रोगजनक होता है जिसकी उपस्थिति में वह रोग प्रकट होता है। तो इसका रोग आपको याद रखना है बच्चों। इसका जो रोग है वो है ज़ैंथोमोनास एक्सेनोपोडिस पैथोवार मालवेसी एरम। ये इसका रोगजनक है जो कि कपास के अंदर अपना 4 अवस्थाओं के रूप में अपना प्रभाव प्रकट करता है। अब बात आती है बच्चों इसके सस्य प्रबंधन की। प्रबंधन में हमने आपको पता है प्रबंधन में जो पढ़ते हैं, प्रबंधन को वही 3 तरह से बांटा गया है, सस्य प्रबंधन, जैविक प्रबंधन और रासायनिक प्रबंधन। सस्य प्रबंधन में तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, जैसे ही फसल की कटाई करते हैं, कटाई करने के बाद खेत में जो फसल के अवशेष बच जाते हैं, जैसे पत्तियां हैं, उसकी टहनियां हैं या शाखाएं हैं, कोई टिंडा जो है, डोडा जो होता है वो भी गिर जाता है, तो उसको इकट्ठा कर जला देना चाहिए या गहरे गड्ढे में दबा देना चाहिए। दूसरी बात, फसल चक्र अपनाना चाहिए। ऐसा नहीं आप हर साल उस खेत में लगातार कपास की फसल बोते जाएं। ऐसा करने से भी बताया जाता है कि उसमें लगातार रोगजनक अपना प्रभाव दिखाता रहता है और हमारी जो फसल है वो खराब होती रहती है, जिससे उत्पादन में, उपज में क्या आती है बच्चों, कमी आती है। तो इसलिए फसल को बदल कर बोना चाहिए। उसके बाद बीजों को 56 डिग्री सेंटीग्रेड, कितने डिग्री पर बच्चों, 56 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग 10 मिनट तक गर्म जल में रखकर उपचारित करना चाहिए। ऐसा करने से बताया जाता है कि उसका जो रोगजनक है वो नष्ट हो जाता है और यदि हम उस बीज को बोते हैं तो उसको कोई हानि नहीं पहुंचाता है। ये थी बच्चों इसके सस्य प्रबंधन की बात। अब आता है रासायनिक प्रबंधन। रासायनिक प्रबंधन में ध्यान रखना है बच्चों, एक तो बीजों को रुई रहित करना, बीजों को रुई रहित करना। रुई का मतलब जो उसका रेशा होता है। बताया जाता है कि बीजों को बोने से पहले सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका सूत्र आप जानते हो, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, H2SO4 में 2 से 3 मिनट तक डुबो कर रखना चाहिए। उसके बाद इनको साफ कर पानी में साफ कर धो लेना चाहिए। उसके बाद कुछ केमिकल भी आपको याद रखना है, जैसे कार्बोक्सिन या ऑक्सी कार्बोक्सिन नामक कवकनाशी से बीजों का उपचार करना चाहिए। और ही बच्चों इसका रासायनिक प्रबंधन में और आ जाता है, जैसे स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का छिड़काव करना चाहिए। उसके बाद जैविक प्रबंधन याद रखना है बच्चों। जैविक प्रबंधन में एक तो ये ध्यान रखना है कि पत्तियों पर संक्रमण से पहले, सीधी सी बात है, जब कोई भी रोगजनक अपना प्रभाव दिखाना चाहता है और पत्तियों पर प्रकट होने वाला है, तो उससे पहले पत्तियों पर स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस का पर्णीय छिड़काव करना चाहिए। और बच्चों याद रखना है, रोगरोधी किस्में भी आपको याद रखनी है, जैसे LDH11, LDH 91, LD 694, LHH 144, बदनावर फर्स्ट, सुजाथा, खंडवा 2, ये सारी रोगरोधी किस्में हैं। इनका क्या करना है बच्चों, इनकी बुआई करनी चाहिए, क्योंकि ये रोगों से लड़ने की क्षमता रखती हैं, अर्थात रोगजनक को स्वयं ही मारने की क्षमता रखती हैं, जिससे उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। तो बच्चों आज अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टाइम नया चैप्टर शुरू करेंगे और इसके नोट्स हम इसके साथ ही भेज रहे हैं। आप नोट्सों को उतारते हुए याद करते हुए चलेंगे। अपनी कॉपी में पेज वाइज संख्या लिखी रहती है, उसके हिसाब से आप नोट्स लगातार उतार रहे होंगे। और जैसे ही स्कूल कुछ दिनों बाद ओपन होने वाली हैं, तो हम आपके काम को स्कूल के टाइम के समय चेक करेंगे। मैं मानता हूं कि आप अपने कार्य को सजगता पूर्वक अपने लाभ के लिए कर रहे होंगे। थैंक यू।